बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी, मज़े में गुजर रही होगी। सबसे पहले आज इशाल कुछ बात हो जाए स्मॉग की, जिसका हम सबको सामना है। दुरुस्त। और स्मॉग अब किसी एक मौसम या चंद दिनों का मसला नहीं रहा नाज़रीन। ये खामोश कातिल की तरह हर साल हमारी फ़िज़ा, हमारी सांसों और हमारी सेहत को मुतासिर कर रहा है। और इतना ज़्यादा मुतासिर कर रहा है कि इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी, और किसी तफरीक के बगैर हम देख रहे हैं कि छोटे गांव देहात हों या फिर शहरों पर छाई ये जहरीली धुंध ना सिर्फ आंखों में जलन और गले में खराश पैदा कर रही है शाल, बल्कि बच्चे, बुजुर्ग और सांस लेने की वजह से मर्ज का शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ तकालीफ का शिकार हो रहे हैं, और वो संगीन खतरा बन के हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन जुनैद, हकीकत यह है कि हम चंद इंतहाई आसान और रोज़मर्रा के जो इकदाम हैं वो अगर अपना लें तो स्मॉग के नुकसानात को तो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी अगर पिया जाए, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, नाश्ता किए बगैर घर से बाहर ना निकलना और जिस्म को ढांप कर रखना, बज़ाहिर ये मामूली बातें लगती हैं, मगर यही आदत अगर आप अपना लेते हैं तो हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को भी मजबूत बनाती हैं और हमें सेहतमंद भी रखती हैं। तो क्यों ना हम अपना लें यही आदत। और ये बात बिल्कुल ठीक है। कोविड के अंदर भी हमने देखा है कि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था, सॉलिड था, जिसका तर्ज ज़िंदगी अच्छा था, बेहतर था, वो इससे महफूज रहा। इसी तरह से अगर जिस तरह से आप मुख्तलिफ कुछ चीज़ें बता रही हैं, वज़ू करना, गुस्ल और भाप जैसे जो सादा तरीके हैं, हम हमारी नाक और हलक को आलूदगी से पाक रखते हैं और उसमें मदद देते हैं। जबकि रात के वक्त अगर देखा जाए तो ठंडे मशरूबात से परहेज़ बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हम डिनर करने जाते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स या मुख्तलिफ जो मशरूबात है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे काम मज़ीद ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन तमाम चीज़ों से परहेज़ कीजिए। स्मॉग के खिलाफ जंग सिर्फ हुकूमती इक़दाम से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी मगर मौसर तब्दीलियाँ लाना होंगी, क्योंकि सेहत का तहफ़्फ़ुज़ आज एहतियात से ही मुमकिन हो पाएगा। अब आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब और आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में अंडर 19 एशिया कप फाइनल में रसाई की जंग। पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश टाकरा कल होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम की तैयारी कितनी है, और हम देख रहे थे कि अंडर 19 अच्छा परफॉर्म करते करते फिर से ट्रैक से हमें नीचे उतरती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम कम बैक कर पाएगी? और जिस तरह से यूएई से एक मैच जीता भी है पाकिस्तान टीम ने, अंडर 19 ने, तो अगले मैच में वो क्या कारकर्दगी दिखाने जा रहे हैं, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे जी। और उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने फ़लस्तीनी पासपोर्ट रखने वालों और शाम समेत मजीद 7 ममालिक ऐसे हैं जिनके शहरियों की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, और इत्तलाक इसका होने जा रहा है जनाब कुछ ही दिनों में, यानी कि 1 जनवरी से। तो अब इमिग्रेशन के मामलात हों, जो गैर मुल्की वहाँ पर मौजूद हैं, असाइलम लिए हुए लोग हैं या फिर इलीगल वे से वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके साथ साथ दीगर ममालिक के ऊपर भी पाबंदियाँ सख्त किए जाने का सिलसिला जारी है। इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद नाज़रीन आपको बताएंगे पाकिस्तान में अवामी एतमाद में सालाना बुनियादों पर नुमायां बेहतरी आ गई है। गैलप पाकिस्तान ने ये कहा है, ये रिपोर्ट जारी की गई है गैलप सर्वे के बाद, कि अब पाकिस्तानी जो अवाम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती पॉलिसियों पर अपना एतमाद बढ़ा रहे हैं, और अब नई सरमायाकारी की राहें इससे खुलेंगी। लोग यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे और यकीनी तौर पर आने वाले दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए साजगार साबित होंगे। इस पर भी हम माहिरीन की राय लेंगे। और उसके बाद बात होगी हमारे किसानों की। आज मुल्क भर में नाज़रीन किसानों को खिराज तहसीन पेश करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किसान खुशहाल तो खुशहाल पाकिस्तान, लेकिन किस तरह से किसानों को खुशहाल रखा जाए, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, और जो तहफ़्फ़ुज़ात उनको वाबस्ता है या तवक्कुआत उनको वाबस्ता है हुकूमत वक्त से, क्या उन्हें हुकूमत पूरा कर पा रही है? आए रोज़ हम देखते हैं हमारे किसान सरापा एहतजाज होते हैं और उनके मसाइल जो कि तुम होते हैं, दावे वादे बड़े बड़े लेकिन अमल ना होने के बराबर। तो किस तरह से किसानों को खुशहाल किया जाए, इसका भी जायजा लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि बच्चे मौसम सरमा की छुट्टियां कैसे गुजारें। सर्दियों की छुट्टियां सीखने, बनाने और निखरने का बेहतरीन वक्त है, लेकिन क्या सिर्फ आउटिंग्स में गुजार देनी चाहिए या फिर इसका कोई अच्छा सर्फ भी हो सकता है जिसमें इन छुट्टियों को यूटिलाइज करते हुए बच्चों की स्किल्स को सामने लाया जा सकता है? तो इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम अंडर 19 एशिया कप के हवाले से। फाइनल में रसाई के लिए कल एक फैसला कुन मुकाबला होने जा रहा है, तो जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के नौजवान टीमें आमने सामने होंगी, वहीं पर दोनों जानिब से भरपूर तैयारी, जारहाना हिकमत अमली और असाब की जंग भी मुतवक्के है। बिल्कुल, और दोनों ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, हमारा भाई है बांग्लादेश भी, और जो भी जीते हमें खुशी होगी, लेकिन हमारी तवक्कुआत यकीनी तौर पे हमारी अंडर
टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं दोबारा से फॉर्म में आएँ। क्या गलतियां पहले की, अब क्या नहीं करना। अली तनूली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये मुकाबला न सिर्फ फाइनल का टिकट देगा बल्कि नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियत, टीम मैनेजमेंट की सोच और दबाव में कारकर्दगी का भी इम्तिहान होगा। तो इस इम्तिहान में हम कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपना थ्रू आउट जो अंडर 19 का जो स्टार्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव लिया है। बस हमने क्योंकि एक पहला मैच जो हमने मलेशिया से खेला वो काफ़ी कन्विंसिंगली हमने जीता। उसके बाद जो दूसरा मैच था इंडिया के साथ, वो हमने शुरू में काफ़ी अच्छा उनको पकड़ लिया था। उसमें हमारी बॉलिंग जो थी वो काफ़ी बेहतर थी। उसमें सिर्फ एक ये मामला ये हुआ, आपने देखा होगा उसमें जो बारिश थी, जो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, उसने पाकिस्तान को थोड़ा सा दूसरी उसमें बैटिंग करते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जो हमारा बॉलिंग स्टार्ट था वो बहुत पॉजिटिव था। हमने उनके शुरू में 5-6 अच्छे टाइम पे आउट कर लिए, पर जो उनकी दरमियान में पार्टनरशिप लगी उसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। और फिर जो हमने यूएई के साथ हमने काफ़ी कन्विंसिंगली जीता। तो अभी जो हमें देखना है, हमें सेमीफाइनल्स में जो हमारा मुकाबला है वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश अपने थ्रू आउट जो टूर्नामेंट है वो अनबीटन हुई है और वो काफ़ी अच्छी टीम है। हमें उनके साथ बॉलिंग, बैटिंग में और फील्डिंग में कहीं भी हमें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए और हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए, प्रेशर लेस क्रिकेट खेलते हुए हमें अटैकिंग गेम करके हमें ये कन्विंसिंगली ये मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा अली भाई, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम एक सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, एक भारत ने भी सेमीफाइनल खेलना है और उसके बाद जो टीम जीतेगी वो फाइनल में आएंगे। अगर भारत भी श्रीलंका को हरा देता है और फाइनल तक पहुंच जाता है और पाकिस्तान भी बांग्लादेश को हरा के पाकिस्तान भी फाइनल तक पहुंच जाता है, तो क्या समझते हैं कि कितना तगड़ा मुकाबला होगा वो, और हमें इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल तक पहुँचने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है? क्या आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को लेकर इतनी शानदार परफॉर्मेंस ही बांग्लादेश के अगेंस्ट दे पाएंगे कि फाइनल में पाक भारत टाकरा होगा? जी, इंशाल्लाह देखें, हमारी टोन आज के मैच में हमें दिखाई दे देगी और वो मामला यही होगा कि जो हम अभी खेलेंगे उससे हमारी स्ट्रेटेजी भी सामने आ जाएगी। क्योंकि हम जिस टीम से सेमीफाइनल खेल रहे हैं वो पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन रही है और बांग्लादेश की टीम ऐसी है कि उसको आप हल्का नहीं ले सकते। अगर तो आज की टीम जो है वो टोन सेट करेगी फाइनल्स के लिए। और दूसरा, आपने देखा कि हमने जो ग्रुप मैचेस भी इंडिया के साथ खेला तो उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्रेशर इन्वॉल्व था। उसमें हमारी टीम अच्छा खेल सकती थी। हमारे लड़कों ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसमें थोड़ा सा हमें प्रेशर लेस होके, फियर लेस होके अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हमारी टीम में वो कैपेसिटी है। हमारी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, हमारा जो बैटिंग अटैक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब कि हम अगर थोड़ा सा फियरलेस क्रिकेट खेलें तो हम इजीली इंडिया को फाइनल्स में हम हरा सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अली भाई, हमारी टीम एक बैलेंस टीम है, अच्छी तगड़ी टीम है, सिर्फ एतमाद के साथ खेलना होगा, अच्छी हिकमत अमली के साथ खेलना होगा। लेकिन भारत की तरफ अगर देखा जाए तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? उनको काबू करने के लिए सबसे पहले कुछ स्ट्रेटजी अपनाना होगी हमें। बिल्कुल, उनके जो ओपनर्स आते हैं वो इतने क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी बैटिंग ऑर्डर है। अगर आप हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो इंडिया की हमेशा से बैटिंग ऑर्डर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और जो हमारा जो बॉलिंग ऑर्डर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा उसमें अली रज़ा हैं, उसके अलावा हमारे काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं। अली रज़ा तो आपको पता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, उन्होंने PSL में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी पेस बहुत अच्छी है। तो हमारा जो उनके साथ मुकाबला होगा बैटिंग वर्सेस बॉलिंग होगा, क्योंकि हमारी जो बैटिंग है वो एज कम्पेयर टू इंडिया वो थोड़ी सी कमज़ोर है। पर अगर उसको हम ओवरऑल उसका एनालिसिस करें तो हमारा जो एक बैलेंस साइड है, जैसे आपने बोला भी, तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसी तरह यूए के अगेंस्ट हमारा जो मिडल ऑर्डर है उसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया और जो हमारा बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जस्ट हमें एक अटैकिंग और पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, तो हम इजीली इंशाल्लाह ये हम अंडर 19 जीत सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी तरफ आएंगे अली भाई, बिग बैश लीग भी खेलने जा रहे हैं हमारे कुछ प्लेयर्स, और हमारे प्लेयर्स की जानिब से कहा गया कि मुकम्मल सीज़न खेलेंगे और यकीन दहानी भी करा दी गई है। समझते हैं कि इसके बाद श्रीलंका का दौरा भी है, तो क्या दौरा श्रीलंका मुतासिर हो सकता है खिलाड़ियों के ये पूरी बिग बैश लीग खेलने की सूरत में?
हाँ, उसमें इशाल 2-3 चीज़ें हैं। वो उसमें जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने हमारे सामने ये रखा था कि आप अपने प्लेयर्स को, क्योंकि शुरू में आपको याद होगा कि जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने जो एनओसीज देने पे ना थोड़ा सा सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि हम जो अपने प्लेयर्स हैं उनको सिर्फ 1-2 लीग्स में और हम अपनी प्रायोरिटी पे रख के हम उनको एनओसीज देंगे। और जब ये बीबीएल का मामला आया तो उस वक्त काफ़ी डिले किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर आप अपने प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देंगे तो उसको उन्होंने अपने दौरे के साथ मशरूत किया कि अब हम फिर अपना दौरा जो हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें हम फिर सोचेंगे कि हमें वो दौरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी अगर आप देखें उन्होंने ये एक अश्योरिटी दी है कि आपके प्लेयर्स को हम थ्रू आउट द बीबीएल खिलाएंगे। तो अब हमारी परफॉर्मेंस पे जैसी परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर्स वहाँ दे रहे हैं तो शायद वो दरमियान में ही कह दें। ये आपने बात बिल्कुल ठीक है अली भाई कि एक तसल्ली तो है कि हमारे खिलाड़ी पूरा सीज़न खेलने जा रहे हैं, लेकिन साथ में बाबर आजम जिनके फैंस जो हैं उन्हें खेलता हुआ देखना चाहते हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हुए देखना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर तो क्या बाहर भी नहीं चल पा रहे, बीबीएल के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ही सवालिया निशान है उसके ऊपर। हो क्या रहा है ये मामला? जहनी दबाव है, किसी और तरफ उनका इंटरेस्ट है, या फिर आपको लगता है कि अब उन्हें कोई और ऑप्शंस पे देखना चाहिए? जुनैद भाई, हम हमेशा ये बात करते हैं कि बाबर का फॉर्मेट T20 है ही नहीं और बाबर को ये खुद से डिसीजन करना चाहिए कि T20 में मुझे रेस्ट करनी चाहिए। जबकि बीबीएल में आपने देखा कि बीबीएल का अब फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है। अब उन्होंने ये किया है कि पूरी दुनिया से उन्होंने बड़े नाम लेना शुरू किए हैं, जबकि आप ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानियों की जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने इसको भी मद्देनज़र रख के शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, क्योंकि ये आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ये बड़े नाम हैं, इनकी फ़ैन बेस है, उसी तरह इनको जो क्राउड है वो क्राउड पुल करते हैं। तो वो इस चीज़ को सामने रख के उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और काफ़ी हाईली पेड कॉन्ट्रैक्ट था। पर इसके बरक्स अगर आप देखें तो अगर ये इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे प्लेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बाबर को भी चाहिए, बाबर हो गए, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है। हमने एक एक्स्ट्रा अपने बाप पे प्रेशर लिया हुआ है, हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, मेरिट पे क्रिकेट खेलनी चाहिए, अब पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। और ये नहीं है कि बाबर की एक क्लास है, बाबर का एक टेक्निक है, क्रिकेटिंग स्टाइल है, उनकी क्लास है, बजाय कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, वो अपनी नेचुरल गेम खेलें तो वो वहाँ पे ज़्यादा कामयाब होंगे। और इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं जो अपने आप को प्रीमियर फास्ट बॉलर कहते हैं, तो प्रीमियर फास्ट बॉलर को थोड़ा सा अक्ल और दिमाग भी लगानी चाहिए कि आपने 2.54 ओवर में 45 रन देने। इस तरह के प्रीमियर फास्ट बॉलर को और अली भाई ये तो प्लेयर्स को खुद सोचना होगा कि वो किस में ज़्यादा बेहतर हैं और उन्हें खुद डिसीजन लेना होगा। अगर हम साइम अयूब की बात कर लें तो ऑलराउंडर रैंकिंग में सबकत पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए आप क्या समझते हैं, किस कदर खुशाइंद है, क्योंकि उनकी बढ़तरी देख रहे हैं हम इसके अंदर? इशाल, हम हमेशा से ये बात करते हैं कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफाइन नहीं है। अभी भी आप देखें तो हमने जो साइम अयूब हैं उनको ऑलराउंडर किस चक्कर में बनाया कि उनसे बैटिंग में जो हम डिमांड कर रहे थे, जो हम उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, तो हमने उनको सिर्फ मैच में या टीम में जगह बनाने के लिए हमने उनको कहा कि आप बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि हमारे पास बैकअप में इतने अच्छे बॉलर हैं, मुकीम है, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, मोहम्मद इब्रार हैं। तो आपने उन जैसों जो हमारे जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं उनको आपने बाहर बिठाया और साइम अयूब से बॉलिंग करवा के उनको एज अ ऑलराउंडर, अब वो नंबर 1 है, तो आपके पास एक जवाब है कि आप वो कह सकते हैं कि वो T20 रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर है, तो हम उनको कैसे बाहर कर सकें, जबकि उनकी जो उनका काम है वो बैटिंग करना है, ना कि बॉलिंग करना है। तो हमें भी ये देखना चाहिए जो मैनेजमेंट है उसको ये चीज़ें सामने रखने का। वो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने आज तक रोल डिफाइन नहीं कर पाए, जो प्लेयर्स हैं उनके एटलीस्ट रोल तो डिफाइन कर जाएं। हमने अभी T20 वर्ल्ड कप में जाना है, नंबर्स आप फाइनल कर लें, रोल डिफाइन कर लें जो हमारी टीम के लिए पॉजिटिव साबित हों। दुरुस्त, और प्लेयर्स को उनकी मुताबिक एडजस्टमेंट कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक। बल्कि ये हमारी जो हम देख रहे हैं इस वक्त सिलेक्शन कमेटी है वो इस तरह से एडजस्ट करती है कि अगर ये नहीं कर पा रहा तो चलो ये तो कर ही लेगा, इस चक्कर में उनको टीम के अंदर शामिल कर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया अली तनोली हमारे से मौजूद है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट।
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, चाहे वो BBL खेल कौमी टीम के प्लेयर्स हों, 19 में वाले जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, और इस जीत के तसलसल को जारी रखिए, गलतियों से सीखिए, दोबारा उन गलतियों को ना दोहराइए। आगे बढ़ते हैं। कुछ बात हो रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने फ़लस्तीनी पासपोर्ट रखने वालों और शाम समेत मजीद अब 7 ऐसे ममालिक हैं जिनके शहरियों के लिए अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। और इससे पहले भी अपनी मुतनाज़ और सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को मज़ीद वुसअत देते हुए ममालिक जो 20 ममालिक हैं उनके शहरियों पर सफरी पाबंदियाँ आयद की गई थी। 1 जनवरी से नाफिज होने वाली इस नई पॉलिसी के बाद पाबंदियों की जद में आने वाले ममालिक की मजमूई तादाद जो है वो बढ़कर 35 हो गई है। और इस बार फैसला सिर्फ सयाहों तक महदूद नहीं है, बल्कि जो तलबा हैं, अमरीकी शहरियों के अहल खाना और अफ़गान स्पेशल जो इमिग्रेंट हैं वीज़ा रखने वाले, उन अफराद के लिए भी सख्तियाँ कर दी गई हैं। तो हम ये जानेंगे, हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं, माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको मंसूर जाफ़र साहब। मंसूर जाफ़र साहब, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी पॉलिसियों को लेकर काफ़ी उसमें चहमगोइयों में रहते हैं, गुफ्तगू का शिकार रहते हैं या फिर तनकीद का शिकार रहते हैं। इस वक्त जो उन्होंने किया है स्पेशली अफ़गानिस्तान को भी लेकर, अफ़गानियों के भी वीज़ा जो हैं वो उनके ऊपर भी सख्तियाँ की जा रही हैं, फ़लस्तीनियों के लिए भी किया जा रही हैं, सख्तियाँ की जा रही हैं, तो ये मामलात आखिर हैं क्या? देखिए जी, अपनी नाम नहाद इमिग्रेशन पॉलिसी को टाइट करने के नाम पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एक वाइट सुप्रीमेसी अपने अमेरिका के अंदर कायम करना चाहते हैं, ये बुनियादी तौर पे उनकी उस नस्ल परस्ताना सोच का आकाश है। और इसे वो बुनियाद बना के अमेरिका को, जैसे वो उनका नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो एक नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। आप देखिए कि इस वक्त अमेरिका की जो मौजूदा तरक्की है उसमें जितना ज़्यादा तारकीन वतन का रोल है उतना ज़्यादा ख़ुद अमेरिकन का नहीं है। क्योंकि आप अगर नज़र दौड़ाएँ मेडिकल के शोबे पे, तो वहाँ पे जितने ज़्यादा बड़े डॉक्टर्स हैं वो एशियंस हैं, अरब हैं। उसमें कोई ऐसा बड़ा नाम आपको दिखाई नहीं देता कि जो स्पेशलाइजेशन के फील्ड में अमेरिकन हो। और वो तो ये तमाम जो तारकीन वतन हैं उन्होंने अमरीकियों से ज़्यादा अमेरिका की तरक्की में, तालीम के शोबे में आप देख लीजिए, आप IT के शोबे में देख लीजिए कि इस वक्त जिस तरीके से वहाँ पे एशियंस, ख़ासतौर पे भारतीय लोग छाए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको अमेरिकन सरमायाकार तो बहुत बड़े दिखाई देंगे, वो एलन मस्क हो या इस नौयत के हो, लेकिन वहाँ पे कोई आपको टेक्निकल हैंड उस नौयत का नज़र नहीं आता। तो अमेरिका बुनियादी तौर पे ख़ाइफ है, ख़ासतौर पे अमरीकी मौजूदा क़यादत, कि वो अपने अमरीकियों जिनके वोट लेकर आए हैं उनको किसी तरीके से वो घर बैठे पालना चाहते हैं। और ये एक ट्रेंड है, वो समझते हैं कि एक सरमायादार के तौर पे वो ज़्यादा अच्छी लोगों की लॉयल्टी विन कर सकते हैं उनको घर बिठा के खिलाकर सॉरी, बजाय उनको किसी काम पर आमादा करके। जहाँ तक अफ़गानियों और शामियों को और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों को टारगेट करने की बात है, तो मैं समझता हूँ ये उनका ही बुनियादी तौर पे ऐसी गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि ये लोग आज दरबदर हैं, पूरी दुनिया में मारे फिर रहे हैं। चाहे अफ़गान हो, ये वो अफ़गान हैं कि जो इस वक्त उनके पास पनाह की तलाश में हैं, कि जो 20-25 साल तक उनको अफ़गानिस्तान में ट्रांसलेटर्स के और मुख्तलिफ सहूलतकारों का किरदार अदा करते रहे हैं। अब जब उनकी जान वहाँ गैर महफूज हो गई है, तो उन्हें दुनिया में पनाह के लिए यकीनन उन्हीं मुल्कों के पास जाना था जिनके वो आलाकार रहे हैं। तो इस वक्त अफ़गानियों की तो ये सिचुएशन है। और जहाँ तक फ़लस्तीनियों का ताल्लुक़ है, तो फ़लस्तीनियों के हवाले से तो माजी में OIC का भी ये डिसीजन था कि उनको ट्रैवल परमिट दिए जाएंगे, क्योंकि उनका मुल्क नहीं है, उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुल्कों ने अबॉलिश करना शुरू कर दिए, एक साजिश के तहत कि किसी तरीके से ये फ़लस्तीनी जो बड़े टेक्निकल हैंड हैं और बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, इन्हें अपनी अपनी पॉपुलेशन, अपने अपने शहरियों के तौर पर जज़ब किया जाए। लेकिन OIC का डिसीजन ये था कि इन्हें मुख्तलिफ मुल्क नेशनलिटी ना दें, ताकि कल को जब इन्हें फ़लस्तीन वापस आना पड़े, इसराइल वापस आना पड़े, तो इसराइल के पास ये जवाज़ ना हो ये तो फ़लस्तीनी शहरी नहीं है, हम इन्हें क्यों वापस आने दें। तो इसराइल की ये मिली भगत के साथ एक साजिश है कि वो अपना डेमोग्राफिक ऑर्डर अपनी फेवर में रखने के लिए फ़लस्तीनियों को मुल्क से बाहर रखना चाहता है। और मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कदम जो है, ये भी उन्हीं इसराइलियों के हाथ मजबूत करता है जिनको वो पिछले 2-2.5 साल से अपने टैक्स पेयर की मनी से तैयार करदा असला जो है वो दे रहे हैं, कत्ले आम उनका फ़लस्तीनियों का कर रहे हैं। आज भी आप देखिए कि इस वक्त फ़लस्तीनी जिस अंदाज से वहाँ पे ठिठुरते मौसम में बारिश और बर्फबारी के अंदर जो है, उसके बावजूद उन तक इमदाद नहीं पहुँचाई जा रही और उन्हें एक और कुदरती आफत का या आजमाइश का सामना करना पड़ रहा है। मंसूर साहब, तलबा और अमरीकी शहरियों के अहल खाना पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं सफरी तौर पर, ये आलमी कवानीन से मुतसादम तो नहीं है? और ये जो इकदाम हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इसके आलमी सतह पर क्या असरात होंगे? आलमी साख इससे अमरीका की कितनी मुतासिर हो सकती है आपके ख्याल में?
देखिए जी, अमेरिका अपनी इस गजा जंग के बाद से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का शिकार तो पहले ही आपको दिखाई देता है। आप देखिए कि पूरे यूरोप में अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ शोर गौगा है, आवाज़ें हैं, सो मच सो कि उसका एक वायलेंट रिएक्शन आपको इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिला है। ये उन्हीं की मैं समझता हूँ कि अहमकाना पॉलिसियाँ हैं कि जिसके नतीजे में जिन यहूदियों को वो फ़लस्तीन या इसराइल के अंदर बड़ा महफूज मुस्तकबिल देना चाहते थे, वो इस दुनिया भर में गैर महफूज हो गए हैं। ये तो फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद है कि जिन्होंने अपनी इस जद्दोजहद को अभी तक तो फ़लस्तीन के अंदर कंटेन किया हुआ है। अगर वही फ़लस्तीन जो इस वक्त दुनिया भर में डायस्पोरा के अंदर आपको मौजूद दिखाई देते हैं, अगर वो इस नौइयत के रद्द-ए-अमल पर आ गए, तो फिर ये इसराइली, यहूदी और अमेरिकन जो हैं, अपने आप को किस-किस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकेंगे, ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि बजाय इस नौइयत की मुतअस्सबाना पॉलिसियाँ अपनाई जाएँ, अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ किया जाए और उस पॉलिसी के नतीजे में जो एक अनरेस्ट, अनजस्टिस का माहौल दिखाई देता है, उसे दूर किया जाए। तभी जाके अमेरिका ग्रेट अगेन बन सकता है और दुनिया जो है वो अमन और आशती का गहवारा बन सकती है। अच्छा मंसूर जाफर साहब, एक और चीज़ भी कि अगर सिर्फ ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से जो दस्तावेज़ात दिए गए हैं, सफरी दस्तावेज़ात, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाना था, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अफ़गानियों को या अफ्रीकी ममालिक को ये सिर्फ महज सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तो नहीं लगता। ये लगता यूँ है कि जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है स्पेशली उन लोगों को, और फिर ये इस तरफ भी इशारा करता है कि ये सिक्योरिटी नहीं बल्कि सियासी और नज़रियाती फ़ैसलों का तसलसल भी है। तो फिर सवाल यही है कि ये पाबंदियां वाकई अमेरिका को महफूज बनाएंगी या फिर दुनिया को मजीद तकसीम करने का सबब बनेंगी, और क्या अमेरिकी अवाम इस तरह की पाबंदियों से खुश हैं? क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा तो अमेरिकी अवाम को भी होगा। इमिग्रेंट्स वहाँ पर अगर नहीं आ पाएंगे या दीगर ममालिक के लोग वहाँ पर नहीं आएंगे तो नौकरियों के हवाले से भी, वैसे भी अगर हम देखें तो अवाम के तो हक में है। तो आप समझते हैं कि अमेरिकी अवाम इन फैसलों के साथ होंगे? मैं नहीं समझता जी कि अमेरिकी अवाम इस नौइयत की मुतअस्सबाना पॉलिसियाँ जो है उनको इंडोर्स करते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटिक सोसाइटी है और ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिस तरीके से वो इस वक्त अमेरिकन जो पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक है उसके अंदर उन्होंने अपने आप को इंटरनेट किया हुआ है, तो वो उनका एक बड़ा ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वहाँ मौजूद है। आप देखिए कि अफ्रीकी मुल्कों पे पाबंदी का जो बुनियादी तौर पे फ़ैसला है वो एक नस्ल परस्ताना फ़ैसला है। अब आप देखिए कि जिस अंदाज से खुद इस वक्त अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो एक सोमाली उनकी एमपी मौजूद है, अलहान, उनको जिस अंदाज से उन्होंने कचरे का ढेर करार दिया है, सोमालियों को कचरे का ढेर करार दिया है, तो इस नौइयत के मैं समझता हूँ गैर अखलाकी और जिसे कहना चाहिए गैर दानिशमंदाना अक़वाल या जो मैं तो इसे गाली कहूँगा, वो देखे उन्होंने कोई अमेरिका का नाम ऊंचा नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अमेरिकी अवाम इसके साथ खड़े नहीं होंगे इन तमाम इकदाम के? अच्छा, एक और अहम मामला है गजा अमन फोर्स के हवाले से पेशरफ्त मुतवक्की है। पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान की फोर्सेस उसका हिस्सा बनेंगी, लेकिन अभी गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक साहब, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हाई ऑफिशियल लेवल पर एक मीटिंग हुई है अस्करी क़यादत की, जिसमें यह फैसला कर लिया गया है कि अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान अपनी फ़ौज इस प्रोसेस में शामिल नहीं करेगा। हाँ, जब अमन व अमान को यकीनी बनाना होगा अगले फेज़ में तब तो ये मुमकिन होगा, लेकिन अभी फौरी तौर पे डिसआर्म करने में हमास को हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे ताकि हमारी कोई कंट्रोवर्सी इसमें क्रिएट ना हो। एक तो डोनाल्ड ट्रंप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोरा जवाब दिया जाता है अपनी फोर्सेस भिजवाने के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो हालिया गर्मजोशी या ताल्लुकात में उस पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? जी, जहाँ तक तो फोर्स भिजवाने का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लेवल की लीडरशिप है वो तो दो टोक अंदाज में इस पर अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस पर अपने बयानात दे चुके हैं कि हम वहाँ अमन के लिए तो जा सकते हैं लेकिन फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करने के लिए नहीं जा सकते। कल अगर आपने नोट किया हो तो राइटर की खबर चलवाई गई है जिसमें एक फीलर छोड़ा गया है कि इस वक्त शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के लिए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो इस वक्त अमेरिका का दौरा करेंगे, और ये बात यही उसमें पैदा करने की, एक रिएक्शन पैदा करने की कोशिश की गई है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट इनिशिएट हो। मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम वक्त है इस वक्त हमारी सियासी क़यादत के लिए कि वो अपने जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, कौमी असम्बली या सेनेट है, इस पे डिबेट इनिशिएट करें, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जब सऊदी अरब की तरफ से यमन में फौज भिजवाने का मुतालबा किया गया था, तो उस वक्त भी इसी नौइयत की डिबेट के जरिए एक मुख्तसरन अगर ये मुलाकात होती है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में, तो कौन किसको कायल कर पाएगा? देखिए जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि जिस नौइयत का मैंडेट, जिस नौइयत का इस वक्त पोजीशन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, और मैं समझता हूँ कि ये तरह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो यकीनन ये फैसला नहीं करेंगे, एक सियासी क़यादत ही करेगी, और हो सकता है
कि एक अलामती तौर पे अगर उसकी कोई विलिंगनेस जाती है तो वो शायद इस फोरम से जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो तो अपना डिसीजन इस बारे में वाज़ेह कर चुकी है। तो इस पर अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप साहब को कायल करने के लिए शायद बहुत सारी यकीन दहानियां, बहुत सारे बिल्कुल ठीक, मजीद बहुत मैं शुक्रिया, समझता हूं बहुत शुक्रिया। उन्हें और हम उम्मीद ये भी करते हैं, दुआ ये भी करते हैं कि पाकिस्तानियों के मफादात, फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के मफादात के लिए हम अपनी फोर्सेस, उनकी खदमात भी पेश करेंगे और वही फ़ैसला भी करेंगे और उस पर डटे रहेंगे, इस चीज़ को मद्देनज़र रखे बगैर कि डोनाल्ड ट्रंप उससे कहीं खफा ना हो जाए या उनकी नाराज़गी ना हो जाए। हमें बहरहाल अपने मफादात का दिफा करना है और हम इसी की तवक्को करते हैं अपनी फोर्सेस से भी और अपनी हुकूमत से भी। बिल्कुल जी, हम बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब का कहते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको बताते हैं कि आज दुनिया भर में तारकीन वतन का भी आलमी दिन मनाया जा रहा है। नाज़रीन, जो हिजरत के पेचीदा मसाइल, उम्मीद और इंसानी जिदोजहद को याद करने का मौका फराहम करते हैं, जंग हो, गुर्बत के दिन हो, अदम तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो या बेहतर ज़िंदगी की तलाश हो, लाखों अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और नए मुल्कों में अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन जब इन तारकीन वतन को अचानक उनके वीज़ाज़ कैंसिल कर दिए जाते हैं या इस तरह की मुश्किल तरीन पॉलिसीज़ मुरतब की जाती हैं तो फिर वो मुश्किलात का सामना करते हैं। बिल्कुल, और इसके अंदर इशाल जिस तरह से आपने भी बताया कि सिर्फ नकल मकानी के अंदर हिजरत कर जाना ही शामिल नहीं होता, इसके अंदर और भी बहुत बेशुमार चैलेंजेस होते हैं। इनके मसाइल में रोज़गार है, तालीम है, सेहत, बुनियादी इंसानी हुकूक शामिल होते हैं। ये दिन हमें बुनियादी तौर पे ये याद दिलाता है नाज़रीन कि मुहाजिरीन का मसला सिर्फ सियासी या माशी नहीं बल्कि इंसानी वक़ार से भी जुड़ा हुआ है। उनके लिए महफूज, बाइज़्ज़त और मुस्तहकम ज़िंदगी फराहम करना ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी है बल्कि इंसानी अखलाकियात का तकाजा भी है जिसका हम सब जिम्मेदार भी हैं और हमें सबको कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। बिल्कुल जी, लेकिन इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से किया जा रहा है और जिस तरह की पॉलिसियाँ उनकी जानिब से तरतीब दी जा रही हैं और स्पेशली टारगेट किया जा रहा है तो लगता नहीं है कि उनके लिए कोई इंसानी हकूक़ हैं भी या वो उनको मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसियाँ तरतीब देते हैं। अब कुछ बात हो जाए गैलेप सर्वे की। गैलेप पाकिस्तान और DNB पाकिस्तान की ताज़ा सहमाही रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कुछ अच्छी अशारिये भी हैं, कुछ अच्छे आसार भी दिखाई देते हैं। मुल्क में अवामी एतमाद के बदलते रुझानात की एक जामे तस्वीर पेश की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन अगरचा मौजूदा माशी हालात अवाम के लिए मुश्किलात का सबब तो बने हुए हैं, ताहम मजमूई तौर पर साल हा साल या साल ब साल बुनियाद पर अवामी एतमाद में नुमाया बेहतरी भी आ रही है। बिल्कुल जी, सारिफ एतमाद कर रहे हैं कि घरेलू आमदन, महंगाई, रोज़गार और बचत जैसे अहम आशारिये इस बात की निशानदही करते हैं कि अवाम कलील मुद्दती दबाव के बावजूद मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी मोहतात और पुरुमीद है। अच्छा, मोहतात का लफ्ज़ भी साथ इस्तेमाल किया गया है, ये जानते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर कैस असलम साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये मोहतात रहते हुए शायद एतमाद का इजहार किया गया, उम्मीद का, तो अवाम किन वजूहात की बिना पर एतमाद का इजहार करते हैं और लगता यह है कि जो फेवरेट लोग हैं उन्हीं को बिठा के सर्वे किया गया है जो कि वाकई बहुत मुतमिन है इस तमाम पॉलिसियों से, हुकूमती जो इस वक्त काम है उनसे, तो लगता तो यूं ही है। तो आप क्या कहते हैं? देखें, एक बहुत डिपेंड करता है कि वो सैंपल साइज़ कौन सा लिया गया है, कहाँ से लिया गया, और मेरा ये ख्याल है कि अमूमन शहरी इलाकों में, बाज़ारों में ये लिया गया होगा, कारोबारी लोगों से लिया गया होगा। तो और 77 पॉइंट समथिंग था पिछले साल, अब 84 पॉइंट समथिंग आ गया है जी। विच इज़ असल इश्यूज जो है वो ये हैं कि टू स्लो जी, जो बेहतरी की रफ्तार है वो बहुत स्लो है, रींग रहे हैं हम। बेहतर हो रहा है, ये नहीं है। वैसे भी अब IMF भी कह रहा है कि 3% पे ग्रोथ 2.7 से 3% पे चली जाएगी, आगे ज़रा थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। इन्फ्लेशन भी, हालांकि स्टेट बैंक ने कहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है फिर से, मगर इंटरेस्ट रेट भी आप 10.5 पे नीचे लेके आए हैं। मगर जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं उसमें नज़र आता है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी हुई है, फ्लड्स ने भी किया है, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी नीचे गई है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बहुत ही नीचे बड़ी देर से। और असल वो है कि जब तक एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में नहीं होगी। अब हमारे मुल्क में दो बड़े मुताद इश्यूज़ हैं। एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी, IT ये सब यूज़ हो ताकि ग्रोथ बढ़े, इसको हम कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ कहते हैं, मगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती।
दूसरी तरफ वो जो आबादी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, उसमें हमें चाहिए एग्रीकल्चर और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में वो ग्रोथ जो लेबर इंटेंसिव हो। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर के हक़ में हैं, पॉलिसी जो हैं वो जो आपके स्टॉक मार्केट है उसके हक़ में हैं। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि सरमाएदारों के हक़ में है, तो सरमाएदार तो हम देख रहे हैं कि ना हम बैरूनी सरमाएदारों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, दावे वादे बहुत हुए और ख़ासतौर पे मई के बाद पाकिस्तान के इमेज में जो एक नुमाया बेहतरी आई है, जिस तरह से एक्टिवली हम देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान, ख़ासतौर पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान की तरफ, अरब कंट्रीज़ पाकिस्तान की तरफ बड़े एक ताल्लुकात को, मरासिम को पहले से ज़्यादा गर्मजोशी के साथ देख रहे हैं। इसके असरात क्यों नहीं आ रहे? हमारी मईशत को हम उस तरह से यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ पे ख़राबी है? देखिए, जो बेसिक वो हैं जिसको हम फंडामेंटल्स कहते हैं कि आपकी जो यूथ है, जो यूथ बल जाए, जो 60% है वो अनपढ़ ज़्यादातर, और जो पढ़े लिखे हैं वो छोड़ना चाह रहे हैं या जा रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं। तो एक पूरा गैप है स्किल इसका। एक तरफ हमारी सर्विस सेक्टर जो है वो 54 to 60% अब GDP का हिस्सा है, मगर यहाँ हमें पढ़े लिखे चाहिए। दूसरी तरफ जो इलिटरेसी है वो कोई 60% है। सब जो पढ़े लिखे हैं वो भी तो नौकरियों की तलाश में हैं, वो भी तो दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। ना सरकारी नौकरियां हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में कैसे मौके हैं, टैक्सेस की भरमार इतनी है कि इदारे बंद हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जा रही हैं बाहर। देखें, बात वही अगेन मैं आपसे यही कह रहा था कि जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक नहीं हैं। जब तक आपकी मीडियम इंडस्ट्री जो है वो ताकतवर नहीं होगी, आप दिन 3 तो 4 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके ऊपर ये मुल्क चल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर, IPPs जो लोगों को निचोड़ रही हैं, फार्मास्यूटिकल वो भी गवर्नमेंट उनको महंगा किए जा रही है, इसी तरह जो है टेक्सटाइल जो एक्सपोर्टेबल है। इसके अलावा इनके सर पे बाकी सारी इंडस्ट्री बैठी हुई है। बिल्कुल सही। अगर आप याद करें तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में चीज़ें बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर लोन्स देने शुरू किए थे, उन्होंने हाउसिंग लोन्स देने शुरू किए थे, उन्होंने कारों के लोन्स देने। ये भी तो कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी डॉक्टर साहब जी, मगर वो एक जिसको कहते हैं सडन ग्रोथ हुई थी, बड़ी ओवर हीटेड इकोनॉमी। आर्टिफिशियल उसको नहीं कहा जाएगा। हमने मगरिब में देखा है इसके बड़े मनफी नताइज रहे, लोग मकरूज हो गए। बात ये है कि हर एक्शन जो है उसके दोनों रिएक्शंस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आपने देखना है कि पॉजिटिव बेहतर है या नेगेटिव। हम जब तक ये इंटरेस्ट रेट अभी जब नीचे लाए हैं तो इसको अगर 9% पे ले आते तो शायद आपकी मीडियम जो इंडस्ट्रियल है उनको लोन्स मिलने आसान हो जाते हैं सच फोर। बट असल जो बात मैं बार बार कर रहा हूँ वो यूथ की स्किल्स हैं, सस्टेनेबिलिटी। ये सारे के एक पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी भी आ रही है मुशर्रफ के बाद, इररिस्पेक्टिवली पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स दुरुस्त वो एक बहुत बड़ा असर करती। फिर आपने खुद ही कहा कि मुख्तलिफ जो दुनिया के मुल्क हैं वो हम पे एक एतमाद कर रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जब तक आप जो है लोकल इन्वेस्टर जो है वो खुद मुल्क के अंदर अगर वो भागेगा नहीं, सोने में इन्वेस्ट नहीं करेगा, डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि रियल इन्वेस्टमेंट लाएगा तो आ जाएगी। सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है तो हुकूमत तो इस वक्त सस्टेन है और अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है कि आने वाले भी कुछ साल इसी तरह से हुकूमत कायम रहेगी। अब अगर हम बात कर लें थोड़ी सी जिन 2 मसाइल के ऊपर आपने निशानदेही की, आपने कहा कि एक तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमने देखा कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन्होंने भी सब किस्म की पॉलिसीज़ अपनाई हैं, आबादी को रोकने के लिए भी पॉलिसीज़ तरतीब दी गई। अब गो के वो खुद से इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करें, फैमिली बढ़ाएं और हम जो है वो आपको इतने पैसे देंगे। हुकूमत की जानिब से अब ग्रांटें दिए जा रही हैं, लेकिन एक वक्त था जब वहाँ पर भी आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए सब किस्म की पॉलिसीज़ तरतीब दी गई। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर वही पॉलिसीज़ लाई जाती हैं तो किसी हद तक हम, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं जितनी सालाना की बुनियाद पर आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से फिर जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से बच्चे निकल रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो समझते हैं कि ज़रूरत है, और अगर है तो फिर किस तरीके से उन
पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया जाए? ज़रूरत तो है, अब हम 5वां बड़ा मुल्क हैं दुनिया का। और एज ए सेड के अच्छी बात यह है कि उसमें यूथ बड़ी है, कोई और मुल्क में इस तरह नहीं है। मगर अगर आप को रिलेशन देखें तो ये को रिलेशन दो बातों पे है। उन मुल्कों जहां आबादी कम हो रही है और हमारे ऐसे मुल्क जिसमें आबादी ज़्यादा हो रही है, वो को रिलेशन एक ये है कि जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनमें आबादी कम हो रही है, जो एजुकेटेड मुल्क हैं उनमें आबादी कम हो रही है, जो अनएजुकेटेड हैं हमारी जैसे वहाँ आबादी ज़्यादा हो रही है। दूसरा इसी के साथ पावर्टी है, जहाँ जहाँ पावर्टी ज़्यादा है वहाँ आबादी, अब इंडिया भी देख लें, अब चाइना से ज़्यादा हो गया दुरुस्त, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा गुर्बत है। चाइना ने गुर्बत कम कर दी तो उनकी आबादी की शरह कम होनी शुरू हो गई। स्कैंडिनेवियन मुल्क जो हैं उनकी आबादी की शरह कम हो रही है। सो ये एक इन्वर्स रिलेशन है। आप पावर्टी को दूर कीजिए, आप मर्दों और औरतों को 8 घंटे की एम्प्लॉयमेंट घर से बाहर दीजिए, देखिए आबादी खुद ही कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। इनको नौकरियों पे लगाया जाए, नौकरियों पे लगाएं। और फिर ये है कि जो आउट ऑफ हाउस लेजर आवर्स हैं, हमने तो कोई सोशल सेक्टर्स को उस लेवल पे सिवाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हमारे पास पावर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स ही नहीं है। हमारे पास सिवाय खाने पीने के लोगों को लेजर के मौके ही हमने नहीं दिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, अर्बन होते हैं, तो ये सारे लवाज़मात जिसमें सोशल सिक्योरिटीज़ भी है, हाउसिंग भी है, एजुकेशन भी है। और एजुकेशन सिर्फ लिखने पढ़ने का नाम नहीं है, एक सोचने का, एक विजन का, एक प्रोडक्टिविटी का नाम है। हम जब वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना शुरू कर देंगे, अब उसमें एक डिबेट हमेशा से रही है कि प्राइवेट सेक्टर ने देना है या पब्लिक सेक्टर ने देना है, तो दोनों ने अपना काम करना है इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि जहाँ जहाँ रिसेशन आ रहा है वहाँ गवर्नमेंट का काम है, और जहाँ जहाँ इकोनॉमी बढ़ रही है वहाँ प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है। कैसा संभव, ये जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं या हुकूमत की तरजीहात हैं वो ये हैं कि अगर कहीं पर गुर्बत है तो वहाँ पर उनको कर्जे दे दिए जाएं कि वो बिज़नेस कर सकें, ये नहीं है। बजाय इसके ये हों उनको वहाँ पर राशन दे दिया जाता है, वहाँ पर चीज़ें बांट दी जाती हैं, वहाँ पर जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है वो भी एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, घर बैठे चंद हज़ार मिल जाते हैं, वो घर वाले खा लेते हैं। तो ये हमें उनको नौकरियों की तरफ लाना, क्या हुकूमत को मशवरे देने वाले उनके मुशीरान सही मशवरा नहीं दे रहे हैं कि जो करने का काम है वो ये है, आप कुछ और कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको टेम्परेरी रिलीफ दे रहे हैं जो कि आज के लिए या कल के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, उनका कुंबा उससे परवरिश नहीं पा सकता, या तालीम या एजुकेशन या जिस तरह की आप फैसिलिटीज़ की बात करें वो अपने घर वालों को नहीं दे सकते उससे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ओवर द इयर्स पिछले 40-50 साल से प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अपनी गाड़ियाँ भी हैं, घर भी हैं, और इंसेंटिव टू लोगों तक डिलीवर करने का इंसेंटिव नहीं है अब उनके पास। तो या फिर वो बैठ के जब फैसले करते हैं तो वो जो हम दुनिया की किताबें कि अमेरिका में ये हो रहा है, चाइना में ये, वो बता देते हैं। अपना जो रिसर्च है कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, किसी को पानी का प्रॉब्लम है, किसी को एजुकेशन का प्रॉब्लम है, किसी को बिजली का प्रॉब्लम है, किसी को खेती बाड़ी का प्रॉब्लम है, वहाँ तक अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जिसको हम पॉलिसी इन्फोर्सर कहते हैं, शायद अब उस लेवल पे लेथार्जिक हो गया हुआ है। प्रॉब्लम्स आते हैं सबको, जी हाँ, बड़े काबिल लोग हैं, मगर वो ब्यूरोक्रेटिक ज़्यादा हैं, टेक्नोक्रेट्स कम हैं। पॉलिसी मेकर्स तो वैसे भी जो जिस इलेक्शन से लेके आते हैं, जिस तबकों से आते हैं, उनका बस नहीं है, वो पॉलिटिक्स तो कर सकते हैं मगर इकोनॉमी और वैसे भी वज़ीर ख़जाना जो हैं वो अवामी वोट तो लेकर आए नहीं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है। हाँ, इस तरह की गैलप सर्वेज आ जाते हैं और हुकूमत हाथ पे हाथ रख के तसल्ली से बैठ जाती है कि अवाम के एतमाद में इजाफा हो गया है, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो हालात इससे कुछ मुख्तलिफ हैं। और बहुत सी चीज़ों की निशानदेही डॉक्टर कैसर असलम ने की है जिन पर काम होना चाहिए, और ये जो हम रेंग रहे हैं तरक्की की तरफ, इस स्पीड को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन नहीं, हम भी बेहतरी महसूस कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ का।
आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और आज मुल्क भर में किसानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो एक ऐसा दिन जो ज़मीन से अनाज खुराक उगाने वाले हाथों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है नाज़रीन। ये एक ज़रई मुल्क है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ज़राअत हमारे मुल्क के लिए, लेकिन हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। बिल्कुल, और ये हमारी मईशत की बुनियाद है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, मगर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या किसान खुशहाल भी है? क्योंकि कहा जाता है कि किसान खुशहाल होगा तभी पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो किसानों से ये पूछ लेते हैं। महमूद उल हक साहब, महमूद उल हक बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। दावे वादे बड़े बड़े हुकूमत की तरफ से यकीन दहानियाँ भी हर बार होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा किसान जो है वो ज़बोहाली का शिकार है। उसे मुनाफा तो दूर की बात, उसे गुजर बसर के लिए भी, अपना दाल रोटी के लिए भी बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद अपने किसानों को मुतमईन क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा किसान क्यों खुशहाल नहीं है? और अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान कैसे खुशहाल होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का भी और आपका भी कि आपने याद किया है किसानों को और इस आलमी दिन के हवाले से बात की है और पूछा है हमसे कि भी हम खुशहाल हैं कि नहीं। हम तो खुशहाल नहीं हैं। और उसकी जिस तरह आपने कहा कि ये जो मुल्क है ज़रई मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़रई मुल्क है, लेकिन हमारी हुकूमतों ने इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर इतनी ज़रबें लगाई हैं कि इसे पैरालाइज कर दिया है। और इस वक्त किसान जिस कस्बा कुर्सी के आलम में गुजार रहा है कि तारीख के अंदर किसान इतना परेशान नहीं रहा जितना अब इस हुकूमत के वक्त में परेशान है। और इसमें आप देखें कि उसकी फसलों के रेट उसको नहीं मिल रहे और उसने जो है वो अब गंदम में किसान अच्छा, मारा गया। साहब, इस वक्त अगर हम मसाइल जानना चाहें तो किसानों के मसाइल क्या हैं? क्योंकि इस वक्त तो क्रशिंग सीजन भी चल रहा है, गन्ना भी जा रहा है किसान का, क्या उसको कीमत, सही मुनासिब कीमत जो गन्ने की है वो मिल पा रही है? और फिर उसके बाद किन्नू की फसल है वो तैयार है, लेकिन हम मार्केट में देख रहे हैं एक तो किन्नू बड़े महंगे दामों मिल रहा है। मैं भी कल ही की प्राइस देख रही थी कि 800 रुपये दर्जन मिल रहा है किन्नू, और वो भी खट्टा तरीन किन्नू। तो एक तो मौसमियाती तब्दीलियां उस पर असरअंदाज हो रही हैं काश्तकारी पर, दूसरा क्या रेट अगर बाहर नहीं जा रहा तो पाकिस्तान में तो फिर भी महंगा मिल रहा है। हम कहीं ना कहीं खुद भी तो गलतियां कर रहे हैं, अपने ही अवाम का हम रस चूसना शुरू कर देंगे तो फिर क्या समझते हैं आपके सही रहेगा? जी बुखारी साहब, बुनियादी तौर पर मैं आपके दो सवाल, एक तो गन्ने के हवाले से आपने बात की है, तो ये बुनियादी तौर पर तो देखें हुकूमती पॉलिसियाँ ही होती हैं जो किसी चीज़ को आगे लेके चलती हैं। आप अब गन्ने का जिक्र किया है आपने, तो आप देखें कि जिस तरह गंदम के अंदर गवर्नमेंट ने किसान को मारा और इसी तरह अब गन्ने में जो है वो इन्होंने किसान को बेयारो मददगार छोड़ दिया और कोई रेट नहीं है। किसान इस वक्त परेशान है। आज से 3 साल पहले जो गन्ने का रेट 400 रुपए था, आज वही मिल रहा है। और आप हैरान होगी कि कटौतियां हो रही हैं। अब आम जो शहरी है उसको नहीं पता कि हम जब ये कहते हैं कि कटौती हो रही है तो वो असल में डकैती लग रही होती है किसान के ऊपर कि उसकी अगर 500 मन की ट्रॉली जाती है तो वो 450 मन जो है वो उसको दिया जाता है और उसको मुआवजा वक्त पे नहीं दिया जाता और कई माह जो है रोक लिया जाता है। अब ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वो किसान को फैसिलिटेट करे। किसान का तो काम ये है कि वो अपनी फसल, बिल्कुल आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है बुखारी साहब, ये बिल्कुल वैलिड है, अपनी जगह ठीक है। दूसरा ये जो किन्नू वाला मामला है, इसी पर आपकी राय जानना चाहते हैं। एक तो एक्सपोर्ट वाले मामलात में इतनी ज़्यादा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों मिल रहा है? हमारा किन्नू एक्सपोर्ट सही तरह से क्यों नहीं हो पा रहा? अफगानिस्तान की तो चले समझ में आती है, बॉर्डर बंद है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, फिर भी यहाँ पे इतना महंगा किन्नू। जी देखें, गुजारिश ये है कि किन्नू की पैदावार में ही 50% कमी आ गई है। आप देखें ना, डिमांड और सप्लाई का मामला होता है। और दूसरी आप ये देखें कि उसके अंदर जो है वो ज्यादातर किन्नू पंजाब के अंदर होता है। आपका सरगोदा है, बनवाल है, शाब है, आपकी मियांवाली है और ये एरियाज हैं। फिर आपके मुल्तान में भी, कुछ भावलपुर में भी, इस तरह से। और उसमें बुनियादी तौर के ऊपर तो
पिछले साल भी एक्सपोर्ट के अंदर कमी आई और वाज़ेह कमी आई। देखिए हमारे यहाँ आदाब मुकर्रर कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ने आदाब मुकर्रर किया कि जी 3 लाख टन जो है वो किन्नू होगा। अब 1.7 मिलियन टन जो है वो किन्नू पैदा होता है। ठीक है। पहले ये 20 लाख टन था, ये तो ये कम हुआ। भाई साहब, और क्लाइमेट कम चेंज की वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, रेट सही नहीं मिल रहा, इस वजह से लोगों ने बागात खत्म कर दी। असल वजह क्या है, प्रोडक्शन कैसे कम हो गई? देखिए जिद्दत नहीं आ रही, जिद्दत नहीं आ रही हमारे यहाँ। हुकूमती जो पॉलिसियों की मैं बात करता हूँ, जो इदारे हैं वो सही तौर पे काम नहीं करते। वो नई वैरायटीज लेके आए, फिर उसके बाद ये है कि जो मौसमियाती तब्दीलियां, देखिए हम बड़ी आसानी से जो है वो जिम्मेदारी मौसमियाती तब्दीलियों पे दे देते हैं। हमारा नेबर कंट्री है, हमारा दुश्मन मुल्क है, मुझे बताएं वहां पे तो किसी चीज की कमी नहीं आती, वहां भी ये मौसमियाती तब्दीली है। वो उसके मुताबिक रिसर्च करते हैं, बीज तैयार करते हैं। बिल्कुल, ज़रूरी यूनिवर्सिटियों के अंदर रिसर्च होनी चाहिए, किसानों को भी उसके अंदर शामिल करना चाहिए ताकि एक अच्छी चीज़ जनरेट की जा सके, बनाई जा सके। रिसर्च मौसमियाती तब्दीलियों को हम हर बार कसूरवार ठहराते हैं, अब हमें मौसमों के हिसाब से चलना होगा और अपनी काश्तकारी को भी उसी तरीके से हमें मोल्ड करना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महमूदुल हक बुखारी साहब मौजूद थे, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। किसानों के प्रॉब्लम उनको भी एड्रेस हम कर रहे हैं और हम हुकूमती सतह पर चाहते हैं कि उनके मसाइल को उजागर किया जाए, देखा जाए आखिर उनके मसाइल क्या हैं। क्योंकि अगर हमारी ज़राअत मुतासिर होगी तो पाकिस्तान की मईशत मुतासिर होगी, और अगर ज़राअत अच्छी होगी तो फिर हम इसको अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इससे अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कम से कम जो है उनके लिए अच्छी पॉलिसी तरतीब देने की ज़रूरत है। नया साल आने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, दिसंबर ये आखिरी महीना है, कुछ ही रोज़ बाकी हैं। तो जो नया साल जब शुरू होता है, एक नया आगाज़ होता है, नए ख्वाब होते हैं, नए इरादे होते हैं और सब कुछ नया होता है। लेकिन आपने अज़्म करना है, प्लानिंग करनी है और आपने फिर उन गोल्स को अचीव करना है, तो आपके लिए नया साल कुछ लेकर आएगा। अदरवाइज वही पुरानी बातें, वही सब मसाइल और वही सब जूं का तूं रहेगा। बिल्कुल। और हमें ये भी देखना है कि हमने पिछले साल कामयाबी और नाकामियों का जायज़ा लिया या नहीं लिया, अपनी ज़िंदगी के मकासद पर नज़रसानी की या नहीं की, और मुस्तकबिल के लिए अच्छे और मजबूत और ठोस मंसूबे हमने बनाए हैं कि नहीं बनाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2026 जो है वो एक ऐसा मौका है जब हम अपनी सोच, आदत और अज़्म के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं, जो कि अमूमी तौर पे हम स्किप कर जाते हैं। सेगमेंट हम कहते हैं कि जी तारीख़ तो बदल रही है, क्या बदलने जा रहा है? बहुत कुछ बदल सकता है अगर हम अपनी सोच को बदल दें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या बदलने जा रहा है, सिर्फ तारीख ही तो बदलने जा रही है, जो कि इस वक्त जुनेद भी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बड़े ख्वाब कैसे हकीकत में बदलें, मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हौसला कैसे बरकरार रखा जाए, और एक नए आज़म के साथ इस साल को किस तरह से प्लान किया जाए, किस तरह से शुरुआत की जाए। क्योंकि जो हमने खो दिया, अगर हम उसी को पीटते रहेंगे तो नया साल हमारे लिए कभी खुशियाँ और नई कामयाबियाँ नहीं लाएगा, बल्कि हमें उससे कुछ सीख के आगे बढ़ना है। इसको प्रैक्टिकली किस तरह से आजमाना है ये जानेंगे। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इन्हीं से मोटिवेशन लेते हैं, इन्हीं से जानते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम सब के मसाइल एक जैसे हैं कि पिछला साल जो गुजरा उसमें हमने बहुत सारी नाकामियां भी देखी, बहुत सारी परेशानियां भी, मसाइल भी देखे, लेकिन अब उनसे सीखा हमने या नहीं सीखा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर अगले साल को क्या हमने किसी बेहतरी के साथ जीना है या वही वाली ज़िंदगी हमने जीनी है जो पिछले साल हमने जो गलतियाँ कोताहियाँ की हैं उन्हीं के साथ आगे चलना है? किस तरह से हम करेंगे ये? एक तो आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ तारीख बदलने का या कैलेंडर बदलने का शायद नाम है, ये असल में खुद को बदलने का नाम है। और ख़ुद को बदलने के लिए 1 जनवरी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप आज ही डिसीजन कर सकते हैं कि आज से मैंने एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये समझिए कि आज आपकी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है। जो आज से पहले गुजर गया वो गुजर गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। उसके सीखे हुए असबाक को आने वाली ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आज हम सब ये समझें कि आज मेरी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है, मैं अपनी कैपेसिटी, अपने हुनर, अपनी तालीम, अपनी मोटिवेशन, अपने वसाइल को सामने रखते हुए आने वाली ज़िंदगी को प्लान करता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो ख्वाब गुज़िश्ता कई सालों में या 2025 में पूरा नहीं कर सका, उन्हें आने वाले दिनों में कैसे पूरे करूँगा। जो 2025 में रह गया उससे सबक क्या सीखा, वो किस वजह से रह गया। प्रोक्रेशन थी, लेथार्जी थी, रिसोर्सेज की कमी थी, हिम्मत की कमी थी, मोटिवेशन की कमी थी, या सबकी तरह मेरी किस्मत ही ख़राब थी। ये भी हमारे अपने अपने एक्सक्यूज़ेज है ना सारे के सारे। तो वो पिछले साल जिन जिन वजूहात की बिना पर हम अपने टारगेट्स को हासिल नहीं कर सके, आज उनका जायज़ा लें
और प्लान करें कि उन कमियों को इस साल पूरा करेंगे और वो बड़े बड़े मंजिल, बड़ी बड़ी ख्वाब पूरे करेंगे जिनकी तरफ आपने इशारा किया है। अच्छा, ये जो गलतियां हम करते हैं इससे सीखना कितना ज़रूरी है डॉक्टर साहब? क्योंकि अब हम बात करें तब्दीली की, तो तब्दीली पॉजिटिव होनी चाहिए आइडियली तो, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि उसने कोई गलती की ही नहीं है, वो परफेक्ट है, तो फिर वो कुछ सुधार ला पाएगा? देखिए, अभी इतने सीरियस टॉपिक में अब आप बीवियों की बात मत करें कि बंदा मानता नहीं कि मैंने कोई गलती की। नहीं नहीं, हम देखें, हमें ग्राउंड रियलिटीज का भी नजर रखना ना। नहीं, वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ख्वातीन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कभी मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब का खुद शरारती मूड हो रहा है। नहीं, इन्होंने बात ऐसी की है कि कोई बंदा कहता है मैंने कभी कोई गलती ही नहीं की, वो सिर्फ बेगम होती है जिसने कभी कोई गलती नहीं की, जो गलतियों से मुबर्रा है। हाँ, अच्छा, असल में ऐसा है कि गलती तो हम सब करते हैं, हम सब करते हैं, वो देखें इशारा देखें। अच्छा, लेकिन अगर आप गलतियों से सबक सीखते हैं तो वो गलती आपके लिए एक एसेट बन जाती है। वो एसेट है क्योंकि आपने सबक सीखा, आपने जो थोड़ा सा नुकसान उठाया, कोई एम्बैरेसमेंट उठाई, वो उसकी प्राइस थी उस लेसन की। तो अगर तो आपने उस मिस्टेक को लेसन में कन्वर्ट कर लिया तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, वो गलती है ही नहीं। लेकिन अगर आपने गलती से सबक नहीं सीखा, आपने उसके लिए एक्सक्यूजेस पेश की, आपने उसके लिए उज़र तराशे, डट गए उस पर डट गए, तो फिर बेसिकली आपने ये फैसला किया कि आप आइंदा भी उस गलती को दोहराएंगे। क्योंकि आपके माइंड का मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि जब आपने कहा कि मैंने ये गलती की, तो वो आपको डिफरेंट रास्ते दिखाता है कि आइंदा से ये रास्ते हैं, इस गलती से तुम बच सकते हो। अब आपने कहा मैंने गलती ही नहीं की, तो फिर दिमाग आपको उसी चीज़ को रिपीट करने की तरफ फोर्स करता है कि चूंकि वो गलती नहीं थी, वो तुम्हारा राइट डिसीजन था, तो तुम्हें बार बार रिपीटेडली वही करना चाहिए। तो फर्स्ट मर्द हजरात करते भी हैं। जी, मर्द हजरात अपने आप को मुसलसल रिव्यू करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए आप देख लीजिए कि मर्द हजरात जो है इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है, जबकि आप पता नहीं क्यों ऐसी बातें मुझे बुला के करती हैं मेरे साथ। ख्वातीन को सहारा लेने के लिए हमेशा मर्दों में घुसना पड़ता है। उसकी क्या वजह? मैं बताता हूँ। फीमेल में जब तक मेल ना हो फीमेल पूरी नहीं होती, वुमेन में जब तक मैन ना हो, नहीं तमाम वर्ड्स लेने, वुमेन में जब तक मैन ना हो वुमेन पूरी नहीं होती, हर में जब तक ही ना हो आप पूरी नहीं होती। तो ये कम्बिनेशन है। हम गलतियां करते हैं, हम उन गलतियों से सीखते हैं, उन गलतियों से जो हम सीखते हैं फिर आप हमें देखते हैं, आप हमसे सीखते हैं और हम मिल के फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल के आगाज में जो पिछली गलतियां इन दोनों ने मिल बिल्कुल उनका ये अजाला कर सके और की है, उनका अजाला कर पाए, और कायनात के जितने भी मर्द हैं, कायनात में जितने भी मर्द हैं, वो सारे अपनी अपनी गलतियों का अजाला करेंगे और सुधार पैदा करेंगे। आमीन जी, आमीन। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि रिलेशनशिप के अंदर किसी दूसरे को गलत ठहराना, बार बार तनकीद करना, वो कहीं रिश्ते को ख़त्म भी कर देता है, अक्सर औकात ख़त्म भी कर देता है, और फिर आपकी एक चिढ़ पैदा हो जाती है और आप फिर वो जो नहीं भी गलती थी वो गलती करके भी दिखाते हैं, वो आपसे सरजद भी फिर हो जाती है। तो इस तरह के मामला से किस तरह से बचा जाए? और हमने ये अहद करना है कि हमने किसी को टारगेट नहीं करना, हमने किसी की सिर्फ गलतियाँ नहीं, उसकी अच्छाइयों को भी हमने देखना है, और उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने डाल के भेजी हैं। अगर कहीं एक गलती हमने पकड़ ली है तो और बहुत कुछ अच्छा उसके पीछे बढ़ जाते हैं उसके बाद। तो हमें ये किस तरह से रियलाइज करना है खुद के लिए भी, और फिर दूसरे को हम वही चीज ना हर बार सुना। देखिए, पहले तो अपने आप से पूछे ना कि क्या मैं परफेक्ट हूँ? क्या दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट है? अगर मैं गलतियां करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया जाए, तो मुझे दूसरे की गलतियों को भी इसी अंदाज में लेना चाहिए कि अगर उसने गलतियाँ की हैं तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगला स्टेप है, अगर आप गलतियों का जिक्र इसलिए करते हैं कि इस्लाह हो, तो पहले अपने आप से पूछें कि आप इस्लाह करने के लिए जा रहे हैं कि तनकीद करने के लिए जा रहे हैं, आप टांट कर रहे हैं, आप टीज़ कर रहे हैं, या आप उसकी इस्लाह कर रहे हैं। इस्लाह करने में आपकी कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अल्फाज की सिलेक्शन कैसे करते हैं, किस जगह पर बैठकर बात करते हैं, उसे तन्हाई में बात करते हैं, दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं, या पब्लिकली उसके लिए एम्बैरेसमेंट का बंदोबस्त करते हैं, या अकेले में बात करते हैं तो आपका लहजा इल्ज़ामी होता है, आपका लहजा शाउट वाला होता है। ये तो चीज़ें कभी भी बेहतर नहीं होंगी, ये तो वर्ष से वर्ष होती चली जाएंगी। तो अब समझिएगा कि आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा कीमती है, वो बीवी के साथ है, भाई के साथ है, बहन के साथ है, माँ बाप के साथ है, कुलीग्स के साथ है, सीनियर्स के साथ है, जूनियर्स के साथ है। आपने कई साल अपने खून पसीने से उस रिश्ते की आबियारी की है। अब अगर चंद लफ्ज़ बोलकर आप उस रिश्ते को ख़राब कर देते हैं तो आपसे बड़ा अहमक ही कोई नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स में अक्सर कहा जाता है अच्छा बोलो, ऐसे करो, पता नहीं कई चीज़ें बताई जाती हैं, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि क्या नहीं बोलना। कम्युनिकेशन में जहाँ ये आना चाहिए कि हमें क्या क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये भी आना चाहिए कि कब क्या चीज़ नहीं बोलनी।
बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें चंद लम्हों के लिए रोक लेना उस बहुत बड़े रिश्ते को बचा देता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। तो ये अहद कर लें फिर हम कि हमने दूसरों पर तनकीद बराए तनकीद ये नहीं करनी। कतन नहीं, कतन नहीं। अगर आप इस्लाह के लिए किसी को उसकी गलती की निशानदही कर रहे हैं तो वो तरीक़ाकार आप वो भी तरीक़ेकार दुरुस्त करें आप। तरीक़ाकार दुरुस्त। डॉक्टर साहब एक चीज़ ये भी बताएगा कि बहुत से लोग बहुत सी प्लानिंग्स करते हैं, अमूमी तौर पे पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम ये रात भर प्लानिंग करेंगे और दिन पूरा सो के गुजार देंगे। तो वो जो हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस चीज़ की कमी रह जाती है, और मल्टीटास्किंग इंसान किस तरह से हो। एक बंदा जॉब कर रहा है, वो उसमें फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है और वो इससे निकल नहीं पा रहा है इस गर्दाब से, तो उस खोल को तोड़ते हुए मल्टीटास्किंग कैसे बने और जो हमने सोचा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चीज़ पैदा करनी है। एक तो हम प्लानिंग नहीं करते, हम सिर्फ इरादा करते हैं। ओके, हम कहते हैं कि मैं ये करूंगा। अगर आपने करने का सोचा तो प्लानिंग भी एक अगला स्टेप है ना। मैं अक्सर औकात सेशन में एक सवाल पूछा करता हूँ कि एक तालाब के किनारे 3 मेंढक बैठे हुए हैं। अच्छा, तो एक उनमें से कहता है कि भाई गर्मी बहुत है, तो हमारा असल वतन तो पानी है, मैं गर्मी से तंग आ गया, मैं खुश्की से तंग आ गया, मैं तो चला पानी में। बाकी कितने बचे? जी मैडम, बाकी कितने बचे? बाकी 3 बचे, कैसे? क्योंकि एक तो पानी में चला गया। तो पहले भी 3। मैं दोबारा पूछता हूँ। एक तालाब के किनारे 3 मेंढक खड़े थे। एक ने कहा कि मेरा वतन जो है वो पानी है, हम लोग खुश्की पे बोर जिंदगी गुजारते हैं, मैंने फैसला कर लिया, मैंने खुश्की पे नहीं रहना, मैं चला पानी में। बाकी कितने बचे? 2 बच गए बेटे। कैसे 2 बचे? क्योंकि एक तो पानी में चला उसने इरादा किया ना, पाकिस्तानी मेंढक था, वो सिर्फ ये कहता है कि मैं तो चला पानी में, बस चला, लेकिन वहीं पे ही है। यस, उसने सिर्फ फैसला करना है, कल से मैंने वॉकिया करनी है, कल से जिम जाया करना है, कल से रिश्तेदारों को मिला करना है, कल से रूठे दोस्तों को मिलाना है, कल से बाजमात नमाज पढ़ा, और वो कल नहीं आता कभी, और वो कल कभी नहीं आता। तो मैंने ये मेंढक की आदत मुझसे बड़ी सिमिलर। मैंने जान के मेंढकी नहीं कहा था कि बाद में लड़ाई ना हो जाए। अच्छा, अब इसमें देखें कि जिस तरह वो मेंढक पाकिस्तानी मेंढक है, इसी तरह हम लोग भी बाज़ औक़ात उस मेंढक की तरह हम सिर्फ प्लान इरादा करते हैं। अगर आपने इरादा किया है तो उससे फिर प्लान करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने नमाज की बात की है तो क्या आपने रात को बर वक्त सोए हैं कि सुबह वक्त पे उठ सकें? आपने अलार्म लगाया सुबह उठने के लिए, आपने सुबह के लिए कपड़े तैयार किए, ये सारी प्लानिंग का हिस्सा है। आप सिर्फ बिस्तर पर लेटते हुए ये कह दें तो ये काम नहीं होता। आपने इस साल जो करना है उसके लिए पहले कागज़ के ऊपर लिखें। अच्छा, कि क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं इस साल में आप करें और आपको हासिल हों। रास्ते में हायल रुकावटों को भी लिखें, फिर उन रुकावटों को दूर कैसे करना है उन्हें लिखें। उसके बाद आप मैदान अमल में उतरें। रिसर्च ये कहती है कि वो अहदाफ, वो गोल्स जिन्हें आप कागज़ पे मुंतकल कर देते हैं, उनके अचीव होने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब यहीं से मैं आप आगे बात को बढ़ाऊंगी, अगर हमने पूरी प्लानिंग को कागज़ के ऊपर उतार लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, उसके मतलब जो भी मुश्किलात सब कुछ लिख वो लिया, भी उनकी प्लान, ये पहला स्टेप हो गया पूरा। लिख लिया और लिखने के बाद हमने पॉकेट में डाल लिया और फिर हम भूल गए तो क्या होगा? अब वो उसके बाद है कि चला उस गया। गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में चंक डाउन किया जाता है, चेकलिस्ट बनाई जाती है कि आज का काम ये है, टुडेज डूज आर दीज, इस हफ्ते के डूज ये हैं, इस मंथ के डूज ये हैं। फिर आप बाकायदा उस चेक लिस्ट को साथ साथ चेक करते जाते हैं कि ये भी हो गया, ये भी होगा, जो नहीं हो गया अब उसे कब पूरा करना है। जब तक आप चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी को एक सख्त किस्म का डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, उस वक्त तक आप डिसिप्लिन के नतीजे में हासिल होने वाली शानदार ज़िंदगी को एंजॉय भी नहीं। अपने कंफर्ट जोन से हमें सबको निकलना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अमली होगा। ज़िंदगी में आना होगा। एक आखिरी चीज़ डॉक्टर साहब कि हम नाकामी के डर से भी बहुत से काम नहीं शुरू कर पाते, तो नाकामी के डर को निकाल फेंकना कितना ज़रूरी है और अल्टीमेटली तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अच्छा, उसमें मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। उसमें एक क्या है, अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। मैं कहता हूँ ये सोचें कि अगर तुम कामयाब हो गए तो क्या क्या होगा। ओहो, वाह वाह वाह। फिर हर चीज़ की एक कीमत है, नाकामी की भी कीमत है, कामयाबी की भी कीमत है, जन्नत की भी कीमत है, दोज़ख की भी कीमत है। अब आप ये सोचिए कि जन्नत की कीमत ज़्यादा है या जहन्नुम की। आप सोचिए कामयाबी की कीमत ज़्यादा है या नाकामी की। लोग कहते हैं कामयाबी की, मैं कहता हूँ नहीं। कामयाबी की कीमत 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल की मेहनत, फिर तो आप कामयाब हो जाएंगे। नाकामी की कीमत मरते दम तक, और बाज़ औक़ात आपके मरने के बाद आपके बच्चों को वो बिल्स की सूरत में, वो क्रेडिट की सूरत, डेट्स की सूरत में चुकानी पड़ती है। ट्रू। तो अपने आज को बेहतर बनाने का अहद करते हैं ताकि आने वाला साल जो है वो हमारा अच्छा हो सके। प्लान करें, उसे एग्जीक्यूट करें। बिल्कुल, उसके बाद उसको Thank you एग्जीक्यूट so करें much, ताकि Dr. बहुत कुछ जो आप अचीव करना चाहते थे इस साल में, इस साल नहीं कर पाए, लेकिन 2026 के अंदर वो आप बेहतरीन तरीके से अचीव कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से प्लान कर पाएँ। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कौम के अजीम हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत
शहादत आज मनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, आर्मी चीफ भी सर्विसेज चीफ ने शहीद को खिराज अकीदत पेश की है। जी हाँ, लांस नाइक ने मोहम्मद महफूज शहीद के यौम शहादत के मौके पर दिन का आगाज़ कुरान खानी और दुआओं से किया गया। उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की और लांस नाइक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को ज़िला रावलपिंडी के इलाके पिंड मलका में पैदा हुए और उन्होंने 1962 में पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की थी। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 1971 की पाक भारत जंग के दौरान भी वाघा बॉर्डर पर लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बिला खौफ व खतर दुश्मन की तोपों की खामोशी को यकीनी बनाया और जंग के दौरान वाघा अटारी की सरहद पर भारतीय फ़ौज की शेलिंग से महफूज शहीद की मशीन गन तबाह हुई, जबकि दोनों टांगें भी ज़ख्मी हो गई और ज़ख्मी हालत में भी उन्होंने जवा मर्दी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज के उस बंकर में घुस गए और उनका मुकाबला किया दुश्मन का, जहां से पाक फ़ौज को निशाना बनाया जा रहा था। और महफूज शहीद ने हिंदुस्तानी सिपाही को गले से दबोच दिया, लेकिन दूसरे फ़ौजी ने उन पर खंजर से हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज की बहादुरी का एतराफ़ हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने भी किया। उनकी शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को उन्हें सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया और उनके गांव पिंड मिल्का का नाम भी महफूजाबाद रखा गया है। ये उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर आज पेश किया गया है। आज उनकी 54वीं यौम शहादत था, जो कि भरपूर तरीके से मनाया गया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में बच्चों को मौसम सरमा की तातीलात होने जा रही हैं। पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान भी हो चुका है और बच्चे तो बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी एक्साइटेड हैं। और किस तरह से इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ किया जाए, ये सबसे अहम है कि सिर्फ छुट्टियों को खेल कूद में ना गुजार दिया जाए, उनकी पॉजिटिव या तामीरी तौर पे उनकी बेहतरी के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जानना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये छुट्टियां महज आराम या तफरीह के लिए नहीं हैं, बल्कि बच्चों के लिए सीखने, बनाने और अपनी सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन मौका भी है। वालिदैन और असातिज़ा ये सोच रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से मसरूफ़ और सरगर्म रखा जाए ताकि ये तातीलात तालीम और फ़न का हसीन इम्तजाज बन सकें। तो कौन सी सरगर्मियाँ हो सकती हैं जिनमें बच्चों को मशगूल रखा जा सकता है? हमारे साथ रायद अफजल साहब माहिर तालीम मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे रायद अफजल साहब आपको। रायद साहब, आप ही से जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को मसरूफ़ रखा जाए, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही छुट्टियां होती हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं तमाम फैमिलीज़, तमाम पेरेंट्स बच्चों को लेकर, और फिर पूरी छुट्टियां एक तो उन जगहों पर जहां पर वो जाते हैं वहां पर बहुत रश बढ़ जाता है और एक प्रेशर अजीब सा बिल्ट हो जाता है, जिसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि हुकूमतों को सरगर्म होना पड़ता है और इंतज़ामिया को सरगर्म होना पड़ता है। और दूसरा, फिर हमारे बच्चे भी सारा टाइम अगर खेल कूद में ही गुजार देंगे तो उनकी सलाहियतों को कब हम निखारेंगे, उनके अंदर जो छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं उनको कब बाहर निकालेंगे, क्योंकि सारा साल तो वैसे पढ़ाई में लगे रहते हैं, स्कूल और स्कूल से ट्यूशन और अकेडमीज़ ये सब चलता रहता है। तो ये छुट्टियों का एक बेहतरीन इस्तेमाल क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको जो इस वक्त करंट सिचुएशन है ना वो बता दूं पाकिस्तान की, और एक छोटा सा मुआवजना मैं आपका चाइना से कर देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। जी। पाकिस्तान में 1:30 पौने 2 बजे छुट्टी होती है, ठीक है। मुश्किल से 160-70 दिन की पढ़ाई होती है, फॉग वगैरह, स्मॉग के सारे मसले। जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगस्त में स्कूल खुले, नवंबर, अगस्त, सितंबर का 1 महीना पढ़ाई हुई थी पाकिस्तान में। नवंबर में दिसंबर के जो एग्जाम होते हैं ना, उसकी तैयारी के लिए बच्चे रट्टे लगा रहे थे, कोई मीनिंगफुल पढ़ाई नहीं हो रही थी। बिल्कुल सही। दिसंबर का सारा महीना एग्जाम हुए हैं पाकिस्तानी स्कूलों में। दिसंबर का सारा महीना एग्जाम हुए हैं पाकिस्तानी स्कूलों में, और साथ ही सर्दियों की छुट्टी हो गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगस्त की छुट्टियों के बाद से लेके अभी जो विंटर वेकेशन हो रही है, इसमें जो प्रॉपर पढ़ाई पाकिस्तानी बच्चों ने की है ना, वो मुश्किल से 25 दिन की है, 25 दिन की। बाकी सारा टाइम उन्होंने रट्टे लगाए हैं ये फाइनल एग्जाम के लिए। और दिसंबर का सारा महीना पाकिस्तानी कौम बड़े मजहबी जोशो खरोश, समझ लें मजहबी कह सकते हैं जिस तरह हम करते हैं, सारा का सारा टाइम हमने एग्जाम्स की तैयारी में ज़ाया किया। तो ये तो फिर रायद साहब जिन चीज़ों की आप निशानदेही कर रहे हैं, ये तो फिर तालीमी निज़ाम ही पूरा का पूरा बोसीदा हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, इसको बदलने की ज़रूरत है। तो ये महदूद सी जो छुट्टियां होंगी या मौसम सरमा की तातीलात होंगी, इसमें कवर हो पाएगा सारा गैप?
नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका मैं कहना आपको एक छोटा सा कंपैरिजन ले लीजिए। जरूर। चाइना में 6th ऑनवर्ड बच्चे घरों पे 8:30 बजे आते हैं रात को। तो इतना बोझ डाल देना बच्चों पे राय साहब, ये भी तो ज्यादती होगी। मासूम उनके छोटे छोटे दिमाग या उनके जहन, उनके ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाए। जी देखिए, बोझ हमारे मुल्क में है जहां बच्चे रट्टे लगा रहे हैं। अगर बच्चा रट्टे ना लगा रहा हो ना, उसको स्किल बिल्डिंग सिखाई जा रही हो, तो उसको बोझ नहीं लगता। जिस तरह हमारे मुल्क में पढ़ाई है ना रट्टेबाजी जो है, ये तो आधा घंटा करे ना तो बोझ लगता है। और बच्चों को कोई क्राफ्ट सिखाएं, आर्ट सिखाएं, ये जो अभी सर बोल के गए इतनी लंबी अंग्रेजी में, ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, डिजिटल मीडिया सिखाएं, डिजिटल प्रोडक्शन सिखाएं, तो बच्चे 24-24 घंटे काम कर लेते हैं। ये भी बड़ा अहम फर्क है, हमें समझने की जरूरत है। ये जो हमारे बच्चे थके हुए घर आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनसे रट्टे लगवाए जा रहे हैं। रट्टा इज अ वेरी बोरिंग थिंग टू डू। तो रायद अफजल साहब, फिर हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाए, वज़ीर तालीम से रिक्वेस्ट की जाए कि इस बोसीदा निज़ाम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाएं, हमारे बच्चों को रट्टे की बजाय कुछ सूझबूझ दी जाए ताकि वो कुछ इंटेलेक्चुअल हो सकें, बच्चे कुछ खुद से अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए कुछ पढ़ सकें और कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली भी उन चीज़ों को आजमा सकें। तो क्या हमें फिर इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? क्योंकि जो हमारा निज़ाम तालीम है इस वक्त, उसको अगर हम देखा जाए तो हर स्कूल के अंदर रट्टा ही लगाया जाता है। हर स्कूल के अंदर एक दौड़ है नंबरों की, ग्रेड्स की, जिसकी वजह से फिर बच्चों को अल्टीमेटली यही कुछ करना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। या वो जो अभी डिजिटल रेवोल्यूशन का बोल रहे थे, तो वो बच्चों के लिए कुछ करें ना। वो बच्चों को ऐसे प्रोग्राम ऑफर करें, ऐसे मॉड्यूल्स बनाएं, ऐसी ट्रेनिंग्स बनाएं जिसके अंदर बच्चों की स्किल बिल्डिंग हो सके। तो अभी तो आप बात कर लें, फिर छुट्टियां जो हो गई हैं, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये मत समझें कि छुट्टियां हो गई जो आपने बोला, तो ये टोटल तफरी टाइम है। इसमें बस बच्चों को खुला छोड़ दो, ऐसे जैसे वो PhD करके निकले हैं अपने स्कूलों में से। उन्होंने कोई स्कूलों में पिछले 3-4 महीने कुछ पढ़ाई नहीं की। कुछ भी नहीं किया। अब आपको चाहिए ये कि आप इन छुट्टियों में अपने बच्चों को कुछ ना कुछ तो दुनिया के लेवल पे लाने के लिए ना, उनको कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दें, उनकी स्किल बिल्डिंग करें। और वर्ड है स्किल बिल्डिंग। और ये देखिए, और वो किस तरह से हो सकती है? ऑनलाइन कोई कोर्सेज करवा के, कोई एक्टिविटी करवा के? जी, ये पहले इसका जवाब देना, इस सवाल का जवाब मैं 25-30 साल से दे रहा हूँ, और अब पिछले साल से ना इस सवाल का जवाब देना हो गया बहुत आसान। अच्छा, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपना चैट GPT हर एक के पास है। अगर आपके पास फेसबुक है तो आपके पास मेटा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप अपने उस पे जाइए और कहिए मेरा बच्चा क्लास 6 में है, 6ठी क्लास में है, ठीक है, मैं अपने चाहती हूँ मेरे बच्चे की कोई स्किल बिल्डिंग हो, वो आज की स्किल सीखे। मुझे 10 स्किल्स की लिस्ट बना के दो जो मेरा बच्चा सीखे, तो वो आपको बना के दे देगा। जबरदस्त। मिसाल के तौर पे, अगर उसने कहा कि आपके बच्चे को, जो भी बात कर रहे थे वो, कि सोशल मीडिया मैनेज करना चाहिए, वो कंटेंट प्रोड्यूसर बन जाए, तो आप वहां से वो लाइन उठाएं और उठा के YouTube पे डाल दें कि मेरा बच्चा किस तरह कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, ये स्किल वो कैसे सीख सकता है। तो आपके सामने सारी लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो एक काम तो आप ये करें कि आप फौरन से अपने बच्चे जो हैं उनकी कोई स्किल्स बिल्ड करें। आप अपने बच्चे को कहें, भाई मुझे ये जो छुट्टियों का होमवर्क है ना, इसकी परवाह नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई 3-4 स्किल्स बिल्ड हो, और चलो बैठ जाते हैं। अच्छा, AI को खोल लेते हैं। रायद अफजल साहब, आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं और हमें यही करना चाहिए। चैट GPT इस वक्त बहुत ही आसान हल हो चुका है बच्चों के लिए कोई भी एक्टिविटी तलाश करने का। लेकिन जिसकी बात आप भी कर रहे हैं कि मुझे स्कूल का होमवर्क नहीं चाहिए, मुझे छुट्टियों का होमवर्क नहीं चाहिए, जब बच्चे स्कूल में वापस जाएंगे इन छुट्टियों के बाद मौसम सरमा की, तो उनसे रिक्वायरमेंट होगी, उनसे पूछा जाएगा कि भाई जो होमवर्क आपको दिया गया था वो आपने क्यों नहीं किया। तो क्या समझते हैं कि पहले ही अभी शुरुआत कर दी जाए या निज़ाम को बदलने दिया जाए, उसके
बाद अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आया जाए, क्योंकि अभी तो पूरे के पूरे बच्चों की एक डिस्टर्ब कर देंगे हम उनकी रूटीन भी। बच्चे चाहते हैं कि उनको अभी मौका दिया जाए, वक्त दिया जाए कि वो अपनी जो स्कूल का कुछ रहता हुआ सिलेबस है या जो पढ़ाई है उसको compete कर पाएँ और उन बच्चों के साथ मुकाबला कर पाएँ जो कि उनसे लायक बच्चे हैं या जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं। तो हम कहीं बच्चों को कंफ्यूज तो नहीं कर देंगे ये सब करते हुए? मिस, ये देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, इसके दो जवाब हैं। पहले तो जितने पेरेंट्स, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये अभी मैंने कोई अभी आपके प्रोग्राम के लिए इन्वेंट नहीं की है, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पेरेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि आप अपने स्कूल में कॉल करके कह दीजिएगा या नोट भेज दीजिएगा या खुद चले जाइएगा कि मैंने ये छुट्टियाँ अपने बच्चे की स्किल बिल्डिंग पे लगाई हैं और उसने ये टाइम बहुत प्रोडक्टिवली यूज किया है, तो उसको होमवर्क मत मांगे कोई भी। तो वो तो आपसे पैसे लेते हैं, उन्हें क्या। दूसरी बात ये कि ये जो छुट्टियों का काम होता है ना, जो बच्चे करके भी जा रहे हैं ना, वो उनके ट्यूटर कर रहे हैं, उनके माँ बाप कर रहे हैं, उनकी बहन भाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो कॉपी करना है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा दोस्त मुसन्सर हुसैन, और ये हम लिखे जा रहे हैं, इससे बच्चा एकेडमिक्स में किसी सूरत आगे नहीं होता। ये तो वो रट्टे पे रट्टा उतार रहा है, इससे उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। दुरुस्त, बिल्कुल सही है राय साहब, आपकी तमाम तजावीज़ काबिल एहतराम और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। साथ में जो हम आगाज़ जहाँ से शुरू किया था कि सिर्फ सैर व तफरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन घूमना फिरना, तफरी करना, किसी दूसरे मकामात का विज़िट करना, वो भी तो बड़ा बच्चों की ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है, बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। तो जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके लिए पॉसिबल है। मैं आपको उसका मैं आपको सादा सा जवाब देता हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ गया नॉर्थर्न एरियाज, मैंने पूरा नॉर्थर्न एरिया अपने बच्चों के साथ देखा है। K2 बेस कैंप तक गया हूँ अपने बच्चों के साथ, बल्कि चाइना पूरा गया हूँ अपने बच्चों के साथ। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये AI के आने के बाद और गूगल पिक्चर्स के आने के बाद मैंने अपना फोन अपनी बच्ची को दे दिया था रास्ते में, और मैंने उसको कहा था कि जहाँ जहाँ जो चीज नजर आती जा रही है ना, उसकी तस्वीर खींच के तो पूछती जाओ कि ये क्या चीज है। बहुत ही जबरदस्त आइडिया। तो आप अपने बच्चों को गैजेट्स तो उन्होंने पकड़ी हुई हैं, उनको गेम खेलने के बजाय उनको कहो भाई ये चिड़िया मैंने कभी कराची में तो नहीं देखी, लाहौर में तो नहीं देखी, इसकी तस्वीर खींचो, पूछो इसकी क्या है। तो मेरे बच्चों का भी आदत हो गई है, उस एक ट्रिप के बाद आदत हो गई, वो जिस चीज को देखते हैं तस्वीर खींचते हैं और वो कहते हैं बाबा ये जून में यहाँ पाकिस्तान आती है, ये बर्ड 4 अंडे देती है, 3 महीने में ये बड़े हो जाते हैं। नॉलेज बढ़ गया। बच्चों का नॉलेज भी बढ़ाएं और उनको सैर व तफरी भी करवाएं। बिल्कुल सही, बहुत ज़रूरी है ये तमाम चीज़ें, ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप सैर व तफरी भी करें, अपने बच्चों को घुमाएं भी, उनका विजन खुलेगा, उनका दिमाग खुलेगा, ब्रॉडर होगा उनका विजन, और बच्चों की सैर व तफरी भी हो जाएगी। लेकिन अपने बच्चों को स्किल्स भी ज़रूर सिखाएं। इन छुट्टियों का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव तरीके से आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, रायद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर तालीम, और हमने कोशिश की है कि इन छुट्टियों क्या कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ मिलकर, वो आपको बता सकें। और बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इन छुट्टियों का इस्तेमाल सही तरीके से। ये छुट्टियां सिर्फ छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होना चाहिए, और उसके लिए आप बहुत कुछ है जो अपने बच्चों को ChatGPT के इस्तेमाल से भी सिखा सकते हैं। बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस। आज हर उस शख्स के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बन चुकी है जो अपनी सेहत, जिस्मानी ताकत और मसल्स की शक्ल सूरत में बेहतरी चाहता है। वजन बढ़ाना, मसल्स बनाना और जिस्मानी लचक बढ़ाना सिर्फ वर्जिश करने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आप सही डाइट, प्लानिंग और मामूलात को अपने उनके अंदर पाबंदी लेकर बिल्कुल पूरा लाइफस्टाइल है, पूरा एक लाइफस्टाइल है उसको अपनाना चाहिए। हम जिन हीरोज़ को देख के आइडलाइज करते हैं मूवीज़ के अंदर, उनके पीछे भी बड़ी मेहनत होती है। तो सिर्फ एक टीका, इंजेक्शन लगाने से या अच्छे बड़े बड़े प्लान बना लेने से आपको ये सब कुछ हासिल नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। कुछ भी अचीव करने के लिए वैसे तो निकलना पड़ता है। तो क्या कुछ करना होगा? गुल कादरी हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे नौजवानों के लिए, क्योंकि वो मिस्टर क्लासिक फिजिक पाकिस्तान रह चुके हैं, और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, किन मसरूफियात में हैं, अगले मिशंस क्या हैं, उनसे बात करेंगे। और साथ में मौजूद हैं जनाब शाहिद चौधरी साहब, बॉडी बिल्डर भी हैं और जिम ट्रेनर भी हैं। आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत वेलकम। और गुल भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। माशाल्लाह ये जो आपने बॉडी बना रखी है, बहुत से लोगों का, बहुत से नौजवानों का, हमारे बच्चों का ख्वाब है। प्लान बड़े बड़े करते हैं, ट्रैक सूट ले लेते हैं, जॉगर्स ले लेते हैं, जिम जाते हैं, एक हफ्ते में हवा निकल जाती है और उसके बाद फिर से वही तुम्हारी पुरानी रूटीन। तो क्या मोटिवेशन होती है, क्या कुछ करना पड़ता है, लाइफस्टाइल क्या अपनाना पड़ता है, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और कितने घंटे फिर ये वर्कआउट? थैंक यू वेरी मच जी। एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो मैं बिजनेसमैन हूँ, अच्छा। और कादरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मैं डायरेक्टर हूँ, एंड आई एम द 5th जनरेशन ऑफ माई फैमिली ऑल्सो।
125 इयर्स हो गए हैं हमारे बिज़नेस को। ज़बरदस्त। और मेरा इस फील्ड में एज अ प्रोफेशन मैं इस फील्ड में नहीं आया था। मैं इंस्पायर होया था अपने कोच से, शाहिद भाई से। मैं अपनी फ़िटनेस के लिए जाता था और आज भी अपनी फ़िटनेस के लिए जा रहा था। बट एक टाइम आया कि थोड़ा सा एक आपको एक ऐसी मोटिवेशन मिलती है तो जो बंदा कहता है कि ज़रा थोड़ा सा ना सोशली अपने आप को ज़रा बंदा एक compete करने के तरफ जाता है। और मैंने बहुत कम देखा है कि वो लोग, वो बच्चे, वो न्यू जनरेशन जो है वो अब फिटनेस की तरफ बहुत कम है। ठीक है। वो लेट नाइट जागना, डाइट का अपना मेंटेन ना रखना, जंक फूड्स और इस तरह की चीज़ों से। सो आई थिंक आई एम लकी इनफ फॉर दैट रीज़न। आई एम लकी इनफ कि मुझे बड़े अच्छे कोच मिले। अमजद तबस्सुम साहब, ही इज़ मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर एशिया। लास्ट ईयर वो थाईलैंड में गोल्ड मेडलिस्ट हुए और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एजाज़ है। सो उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। मैंने कहा नहीं यार, compete भी करके देखते हैं। सो अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि बिजनेस से हटकर आपने कुछ करने के लिए सोचा, अपनी एक पहचान बनाने के लिए सोचा। बिजनेसमैन होना भी अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, बट इंडिविजुअली आप क्या कर रहे हैं और अपनी ज़ात को, अपने आप को भी फिट रखना और फिर अपने आप को कहीं पर मनवाना, ये बड़ी बात होती है। हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। आप बॉडी बिल्डर हैं और आप जिम ट्रेनर भी हैं। आप खुद भी बच्चों को गाइड करते हैं, सिखाते हैं। किस तरह ये रहा अब तक का आपका सफ़र, और जब कोई आता है आपके पास अपना एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए कि उसे भी बॉडी बिल्डर बनना है, तो क्या कुछ नसीहत करते हैं, क्या कुछ सिखाते हैं? और जिसकी बात जुनेद आगाज़ में कर रहे थे, इंजेक्शन लगाकर बॉडी बना लेना, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हर बंदे की ना बैक पे कोई स्टोरी है। जिस तरह गुल भाई ने कहा कि किसी से आप इंस्पायर होते हैं। बेसिकली मैं भी प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर तो था नहीं, तो मैं भी लकीली के अमजद भाई के स्टूडेंट हूँ और उधर से ही मुलाकात हुई। फिर बंदा देखता है, वो माशाल्लाह 5 टाइम मिस्टर पाकिस्तान है। तो मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है नवीना ग्रुप, तो जो लाहौर लेवल पे मैं वहाँ पे एज ए ऑडिट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा भी एक इंस्पायर होके ही इस फील्ड में मैंने कदम रखा। दोनों अपने अपने फील्ड्स के साथ इसको भी मैनेज कर रहे हैं। जी जी, तो बहुत बड़ी बात। जी जी। अच्छा, मैं ना इस बात को आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले जो इंजेक्शन वाली आपने बात कही है, तो ये बेसिकली कोई अच्छी चीज़ नहीं है। स्टेरॉइड्स जो भी आजकल लड़के, ये वो लोग हैं जो बेसिकली शॉर्ट टाइम में कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। और ये बिगनर्स के लिए तो है भी नहीं। नहीं, तो 2-4 साल कम से कम करने के बाद फिर आपकी बॉडी तैयार होती है। जी, ये बेसिकली मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप अगर जस्ट आप चाहते हैं कि आप एक अपने आप को फिट रखें, फिज़िकली मेंटेन रखें, तो आपके लिए बिल्कुल भी किसी ऐसे बंदे के लिए नहीं है। और इसको टोटली ही इनकरेज करना चाहिए। ये बैड फॉर हेल्थ है, टोटली। ठीक है। अच्छा, तो डंडे से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं? नहीं, प्यार से ही समझाते हैं। बेसिकली मैं 7 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैंने तो कभी भी किसी को इस तरफ जाने ही नहीं दिया। अगर कोई जाता है तो आप किसी भी लेवल पे ये वेरीफाई भी हो सकता है कि मेरे जिम में कोई ऐसा बच्चा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जिस तरह आपने बात रेगुलर होने के, एक तो होगा स्टेरॉइड से आप उनको मना करते होंगे, वो जाहिर बात है कितना आप उनके साथ रह लेंगे, कितना उनको समझा लेंगे। जी जी। रेगुलर होने के लिए उनको मजबूर करें कि भाई फिटनेस बड़ी ज़रूरी है, एक हफ्ते के बाद हवा ना निकल जाए किसी और चीज़ में। हाँ जी, इसमें आपकी जो है डाइट, वो बड़ा बेसिकली आपको एक प्रॉपर डाइट पे आना पड़ता है। आप साथ में मल्टीविटामिन्स यूज़ कर लें, बड़ा क्रेज़ है आपको तो अच्छे फूड सप्लीमेंट्स यूज़ कर लें, तो ये इस हिसाब से सारा ही मेंटेन हो जाता है। जो प्रो लेवल इसमें एक्चुअली मैं एक अपनी इनपुट दूंगा, विच इज़ कि पहली चीज़ तो ये है कि किसी को इनकरेज नहीं किया जा सकता। ये अपने अंदर की एक फीलिंग है। और आज बड़ा हम लोग देखते हैं कि शायद जो प्रोफेशनल के उस लेवल पर चले जाते हैं, एडवांस लेवल के ऊपर, वो होता है कि शायद यार ये बॉडी बना रहे हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। बट एक्चुअली इट्स टोटली डिफरेंट। आपको सुबह
2 आवर्स जिम, शाम को 2 आवर्स जिम, वो आसान काम नहीं है। डाइट को मेंटेन करना, और देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स क्या है कि उसको इसलिए डिस्करेज करना चाहिए कि आपने उस प्रोफेशनल लेवल पर आप 100 में से आई डोंट थिंक सो मोर देन 2 or 3% दे आर गोइंग फॉर द स्टेजेस टू कम्पीट। जब आप प्रो लेवल पर जाते हैं तो यस यू हैव टू कम्पीट, जब आप बाहर जाते हैं यू हैव टू कम्पीट, यू कैन यूज इट। यूज इट का मतलब ये नहीं है, इसका एक प्रॉपर प्लान है, आपके टेस्ट, आपका पीछे कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइट एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आपको कब और कितनी की ज़रूरत है, और अगर है नहीं है। बट कोई बिगिनर आए, फॉर मी आप 2 या 3 साल अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग करें और मुकम्मल आप इस फील्ड को उस तरह टच ना करें। बिल्कुल, और इसको अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, जाते जाते शायद भी आपसे कि क्या उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं और जल्दबाजी में ना आए, थोड़ा ठंडा करके खाएं और तरीक़ाकार क्या रखें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो प्रो लेवल पे जिस तरह गुल भाई ने बात की है, इसको ही मैं आगे लेके चलूँगा। जो प्रो लेवल पे है उसके लिए एक प्रोफेशनल कोच होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस, पीछे आपके एक डॉक्टर स्टैंड बाय हो, ठीक है, आपकी रिपोर्ट सही हो, हर चीज़ को आप जो है मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप रखें। फिर इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी डाइट जो है, ठीक है, डाइट आपको सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। डाइट हो, कमिटमेंट हो, रेगुलर हो, इस सारी चीज़ें ये हो सकती हैं, और अपने काम के साथ, अपने बिजनेस, अपनी जॉब के साथ हो सकता है, जिसकी रोशन मिसाल गुल भाई हैं, और उनके साथ उनके ट्रेनर भी हैं, उनके इंस्ट्रक्टर भी हैं। शाहिद चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और यही मोटिवेशन होनी चाहिए, 2-4 दिन की नहीं, लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। बिल्कुल।